शुरू करते हैं बच्चे। तो मेरा ख्याल हमें जो मैंने कल टेस्ट लिया था उसके हिसाब से पहले अलंकार समझाना है आपको। तो अलंकार कविता का श्रृंगार होते हैं। बेटे जब भी हम कविता के बारे में लिखेंगे, जैसे मैंने कल पूछा था आपको टेस्ट में कि कबीर जी की भाषा कौन सी है ना, तो भाषा सरल है लिखना आंसर ठीक नहीं है। भाषा सरल है ये कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ठीक पता ही है कवि की भाषा सरल है, ये तब लिख सकते हैं जब हम प्रतिपाद्य लिख रहे हैं, है ना। टर्म है एक प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य मीन्स सेंट्रल आइडिया। इसके आगे 4 हिस्से होते हैं, बताया था मैंने आपको। भाव, भाषा, शैली, अलंकार। मतलब जब भी आप किसी कविता का प्रतिपाद्य लिख रहे हैं तो उसमें ये 4 हिस्से आते हैं, भाव, भाषा, शैली, अलंकार। ठीक है। तो सबसे पहले मैं भाव की बात करूं। भाव जितनी भी कविताएं हैं मीन्स उसका सेंट्रल आइडिया, कवि कहना क्या चाहता है, कविता कौन सी है, कवि कौन सा है और कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है। प्रतिपाद्य अगर आपको कविता का आ जाएगा तो 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर में होगा। ओके। भाव आपने लिख दिया कविता का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है उसमें भाषा, कवि की भाषा कैसी है। अब देखो कवियों ने या तो मानक हिंदी का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का। ठीक है। सरल तो सबकी भाषा ही है, आप जितना मर्जी टफेस्ट कवि भी हो आप लिखेंगे कवि की भाषा सरल है, हमें समझ में आ गई। ठीक है। चाहे वो कबीर है, चाहे वो बिहारी है, चाहे वो मीरा है, चाहे वो मैथिली चरण गुप्त है, चाहे वो कैफी आजमी है। अब कैफी आदमी के कई उर्दू शब्द हमें समझ नहीं आते, लेकिन हम यही लिखेंगे भाषा सरल है। ठीक है। भाषा लिख देंगे। जैसे कबीर जी की भाषा कौन सी है, पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी। मीरा की ब्रज मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीरा की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस का टच है उसमें। ठीक है। अब शैली में क्या होता है, क्या ये कविता गाई जा सकती है, क्या इसमें तुकान शब्दों का प्रयोग है, राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें, शैली ये होता है। ठीक है। जैसे कबीर जी के दोहे छंद हैं, दोहे छंद के रूप में हैं, वो शैली में आएगा, भाषा में नहीं आएगा। अलंकार, अब अलंकार क्या है, जैसे वर्ड है हमारा पर्वत प्रदेश। अब दोनों शब्द प से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। पर्वत प्रदेश। ठीक है। अगर मैं लिखूं पर्वत, पर्वत हाइफन डाल के, तो ये हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है। नया नया, हाँ रिपीटेड वर्ड्स जो होंगे वो होगा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, एक बार फिर रुको, पुनरुक्ति अलंकार। ये होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। एक होता है अंतानुप्रास, अनुप्रास के साथ एक होता है अंत, और अनुप्रास की संधि कर दी तो क्या हो गया, अंतानुप्रास। अब अंतानुप्रास में क्या होगा, पीछे वाले दोनों वर्ड सेम होंगे। ठीक है। जैसे प्रदेश कहता, नहीं प्रदेश कहता, देश विदेश नहीं, प्रदेश कहता करता एक है। अब इसमें कहता करता, चाहे इसके फर्स्ट वर्ड भी मैंने चलो सेम लिख लिए, ता पीछे त, ये अंतानुप्रास भी है, अनुप्रास भी है, अंतानुप्रास भी है। अंतानुप्रास हमें आखिर में ढूंढना है जब कुछ और समझ नहीं आ रहा, तब ढूंढना है। अदरवाइज वी विल गो फॉर दीज टू, एक अनुप्रास और एक पुनरुक्ति। अब देखो उसमें आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब धरती को दुल्हन कह दिया, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, दिस इज मानवीकरण अलंकार। जहां पहाड़ को बंदा बना दिया, पर्वत देख रहा है अपनी छवि। अब पर्वत देख सकता है क्या, पर्वत की आंखें सुमन रूपी आंखें बना दी,
ठीक है, ये सारा मानवीकरण अलंकार हो गया, यानी मानव को मतलब मानव बना दिया गया नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, ये हो गया सारा प्रतिपादय और अलंकार, दोनों चीजें स्पष्ट हो गई आपको। ठीक है, प्रतिपादय मीन्स सेंट्रल आइडिया 5 नंबर का आएगा, कविता का आ सकता है। उसमें आप अलग अलग हेडिंग देके नहीं लिखेंगे, ये चीजें लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पैराग्राफ बनाते जाएंगे, चाहे 2-2 लाइनों का बने। आपको पता है आपकी शब्द सीमा होती है, आपको उतनी सीमा में लिखना होता है। आप भाव अलग, भाषा अलग, शैली अलग, अलंकार अलग लिख दें तो भी चलेगा, वैसे आप पैराग्राफ बनाते जाएं और उसमें मेन वर्ड शब्द अंडरलाइन करता जाएं, तो अध्यापक वो शब्द पढ़ता जाता है और आगे चलता जाता है। जैसे आपने कबीर जी की भाषा लिख दी, जैसे दुखड़ी भाषा है, तो अध्यापक को आपका पूरा विषय, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे दुखड़ी भाषा पढ़ लिया, कबीर जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, चलेगा आगे। ठीक है, ऐसे होता है मेन शब्द अंडरलाइन करने। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। पेपर अटेम्प्टेशन पे आपके नंबर आते हैं। ठीक है, पेपर जब टीचर चेक कर रहा होता है उसकी कन्वीनियंस ही देख के हम पेपर करते हैं। आपको पेपर में आने वाले हैं 2 अनसीन पैसेजेस। फर्स्ट प्रश्न होगा आपका, 2 गद्यांश दिए होंगे, 2 में से 1 करना होगा आपको, तो डोंट गो आफ्टर सेकंड वन, पहला पढ़ो और आंसर दो। बाय चांस अगर पहले में अटक गए तब आप दूसरे का रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज पहला पढ़ो और आंसर दो। और आपने अपठित गद्यांश जब पढ़े तो आपको क्या है, 1 पेज आपने लिया, पहला प्रश्न उसका फर्स्ट पार्ट है या क पार्ट है, उसका आंसर लिखो, सेकंड पार्ट उसका आंसर लिखो, थर्ड पार्ट, 5 पार्ट लिखे, आंसर लिखा, फिर दूसरा शुरू कर दो। 1 पेज पे, हाँ 1 पेज पे 5-5-10 शब्द लिखने हैं आपको, जरा 1 पेज पे आपके दोनों अपठित गद्यांश हो जाएंगे। यानी आपको अपने फाइनल पेपर में 4 अपठित गद्यांश नजर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 2, सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में से दोनों में से 1 करना है, सेकंड क्वेश्चन में से दोनों में से 1 करना है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपने गद्यांश करने हैं। पहले क्वेश्चन में से पहला गद्यांश पढ़िएगा, और अगर दूसरे पे नजर चलेगी, दूसरा पढ़ना है तो सिर्फ दूसरा पढ़ना है और करना है। दूसरा मतलब चारों पैराग्राफ पढ़ने मत बैठ जाना, टाइम बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। एमसीक्यूज में ही होगा, एमसीक्यूज में ही होगा। ठीक है, तो आपको उतना इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी जो बोर्ड की तरफ से आता है ना, भाषा थोड़ी टिपिकल, क्योंकि हमारी ये राष्ट्रीय भाषा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सरल शब्दावली होगी, बहुत सिंपल वर्ड्स होंगे, नहीं, ये मत सोचना। ठीक है, मैं काफी सरल शब्दावली का प्रयोग करती हूँ, पर वहां पे आपको मुश्किल वर्ड भी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं, हमारा जो वातावरण है पंजाबी है, हमें साधारण शब्दों का प्रयोग पता चलता है। इसलिए जो यूपी साइड है या और साइड्स हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल का पेपर है, आपको शब्दावली काफी मुश्किल भी मिल सकती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका कि अगर आप कविता लिख रहे हैं, प्रतिपाद्य टर्म क्या है और अलंकार इसमें क्या है, इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम ग्रामर के और टॉपिक्स पे, हाँ मैं बात कर रही थी क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की, कि 1 पेज पे पहले आप दोनों गद्यांश कर देंगे। कोहिनूर मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटे? पहला और दूसरा क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न शुरू होगा व्याकरण का। ठीक है, तो आपकी व्याकरण के ज्यादा से ज्यादा व्याकरण भाग 2 या 3 पेज ले लेगा। वैसे तो व्याकरण 1 पेज पे 2 हो सकते हैं, 4 क्वेश्चंस होंगे व्याकरण के, 4 क्वेश्चंस होंगे व्याकरण के, है ना? क्या क्या है व्याकरण का? आपका व्याकरण का सिलेबस हमें बहुत अच्छी तरह से पता ही है। व्याकरण का एक है हमारा पदबंध, दूसरा है समास, तीसरा है वाक्य, और अंत में है मुहावरे। अब इसी तरह अगर हम लेके चलें तो ये 2 टॉपिक्स मैं करने वाली हूँ 1 पेज पे, ये 2 1 पेज पे, आराम से 4-4 शब्द होंगे, 4-4 4 16 ही तो आना है इसमें, 16 नंबर की ग्रामर है। ठीक है, तो आप पदबंध, अब पदबंध क्या है? हमने पढ़ा शब्द क्या है, हमने पढ़ा पद क्या है, फिर उसके बाद आया हमारा पदबंध क्या है। ठीक है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, ये अकेली इकाई होता है, अकेला होता है। जैसे मैंने लिख दिया प्रबल, अब ये वर्णों के समूह से एक शब्द बन गया।
ठीक है, प र अ 3 है इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं प्रबल। ठीक है, अब मैं इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करती हूँ। ठीक है, इसको मैं तो संज्ञा शब्द मानती हूँ प्रबल। आजाद है, अकेली इकाई है, तो मुझे लगता है ये संज्ञा शब्द है। लेकिन अब मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ, देखिए प्रयोग के हिसाब से इसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वह कार्य करने में प्रबल था, वह कार्य करने में प्रबल है। अब बताओ इसमें प्रबल क्या बन गया? इसमें प्रबल क्रिया बन गया, विशेषण बन गया। क्योंकि इसमें क्रिया है ही नहीं, ये सहायक क्रिया है। अब वह प्रबल है, ये सर्वनाम की विशेषता है, लेकिन सेंटेंस पीछे ले गया, कंफ्यूज कर दिया आपको मैंने। ठीक है, वह कार्य करने में प्रबल है, प्रबल विशेषण बन गया। यानी मेरे कहने का अभिप्राय है कि आप शब्द लेते हैं, शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उसका पद निश्चित होता है कि वो है क्या। ठीक है, ये मतलब ये है शब्द और पद का। अब हम पहुंचेंगे पद बंद पे। क्या है? अब पद बंद मीन्स मैंने सेंटेंस लिया और उसे बांध दिया। देखिए, मेहनत करने वाला वह बैठ कर नहीं खा सकता। मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, इतना बड़ा वाक्य लिखा। अब मेरी मर्जी है मैं किसको किसके साथ बांध देती हूं। देखिए, बांधना मीन्स मैंने, ये देखिए, मेहनत करने वाला, मैंने इन शब्दों को बांध दिया। बांध दिया तो क्या करेंगे? वह शब्द जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण पद बंध कहते हैं। ठीक है, कितने शब्दों की विशेषता बताए। वाला वाला मैंने आपको कहा है 99% वाला वाला जो होगा वो विशेषण होगा, लेकिन कई बार वाला शब्द संज्ञा का काम भी करता है, नाउन का काम भी करता है। कैसे? अगर मैं मेहनत करने वाला वह छोड़ दूं, मेहनत करने वाला बैठ गया तो संज्ञा बन गया, समझ आई? तब संज्ञा बन गया। अगर साथ में नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो वो संज्ञा शब्द कहलाएगा। ओके, ये हो गया। अब मैं इसी को, मेहनत करने वालों को थोड़ा एक्सटेंड करके मैं इसे यहां तक बांध देती हूँ, सर्वनाम। मतलब जिसमें सर्वनाम मेन है और बाकी अंश वाक्यांश उसके साथ बंधा हुआ है, आखिर वाला देखना है। ठीक है, अब मैं इसी को उठाती हूं और करने वाला वह बैठकर, क्रिया विशेषण। चाहे मैं अकेला वह बैठकर को अंडरलाइन कर देती हूँ, दिस इज क्रिया विशेषण। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पूर्वकालिक क्रिया हो, बैठकर, सोकर, रोकर, करने पर, है ना, ये शब्द होंगे तो ये क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण का आपने खैर पदबंध में बताना ही सिर्फ इतना है, कोई आगे नहीं बताना। पद परिचय नहीं है जो आप लिंग वचन बताएंगे उसका। ओके जी, फिर आगे आ गया बैठकर नहीं खा सकता, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ तो क्रिया। मतलब हमें फोकस रहना है आखिरी शब्द पे। ठीक है, ध्यान ये रखना है, खास मुश्किल नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको ऑप्शंस में से चुनने हैं, आपको ऑप्शंस में से आंसर चुनने हैं। सबसे बड़ी बात ये है, 4 ऑप्शंस होंगे, सारी ग्रामर आपकी ऑप्शनली है, चाहे वो मुहावरे हैं, चाहे वो समास है, चाहे वो कुछ भी है, आपकी सारी ग्रामर ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदबंध। इसके बाद मैं नेक्स्ट चल रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, कर सके। ये ऐसा टॉपिक है बेटे कि कई बड़े शिक्षाविदों को भी नहीं मालूम। ठीक है, इसलिए 99% ऐसा वाक्य नहीं आएगा आपको। ये
हाँ, वाला वाला वहां विशेषण ही होगा आपके लिए। बस थोड़ा सा मेंटली अवेयर रहना कि कहीं कंफ्यूज तो नहीं किया गया, क्योंकि नीचे ऑप्शंस होंगी ना, तो वहां से आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं चल रही हूँ समास में। अब समास का बच्चे हम सबको पता है कि इसके दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, दो शब्दों का मेल होता है। जैसे जैसे आ और जन्म, आ और जन्म दो है इसमें, एक आ और एक जन्म, ठीक है। जैसे जेब खर्च, दो हैं जेब और खर्च। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दो दो, इसमें हमेशा दो पद होते हैं, ठीक है। अब इसके जो भेद है ना, वो डिपेंड करते हैं, डेफिनेशन बतानी है हमें, कि उनकी डेफिनेशंस भी हमें क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मैंने तकरीबन दो दो का पेयर करके आपको करवाया हुआ है ना। पहला मैं करवाती हूँ हमेशा द्वंद्व, दूसरा करवाती हूँ द्विगु। मैं हमेशा इसी तरह शुरू करवाती हूँ आपको, शुरू से आपने पढ़ा है मुझसे तो इसी तरह पढ़ा है। अब देखिए, इनको और इसको पहले डेफिनेशन क्लियर कर दी ना मैंने। अब इसके बाद जो द्वंद्व होगा मींस उसके दोनों पद प्रधान होंगे, उसमें कोई पद छोटा नहीं, कोई पद बड़ा नहीं है। मैंने जो ये शब्द लिखे हैं ना, मैंने जो ये शब्द लिखे हैं, इसमें ये पहला वाला प्रधान है, इसमें विभक्ति चिन्ह बीच में लगता है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह लगता है, ठीक है। आ जन्म, जन्म से लेकर, हाँ ये वो अव्ययी है ना, ये आ वाले सारे शब्द अव्ययी में आते हैं, है ना। तो क्या हुआ, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रखते हैं और योजक चिन्ह लगता है बीच में 99%, 100% नहीं। जैसे पाप पुण्य, अब पाप भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखे हुए है, पुण्य भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखे हुए हैं, लेकिन बीच में हाइफन है, योजक चिन्ह है बीच में, ठीक है। डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई, इसके साथ डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, अगर कोई और चीज आ जाए वो भी, और आपका ये भी क्लियर हो गया कि दोनों समान पद होते हैं, दोनों समान होते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब द्विगु मैंने आपको करवाया हुआ काउंटिंग, यानी इसमें क्या होगा, दो पद ही होंगे, दो पद ही होंगे। पहला पद हमेशा गिनती बताएगा, पहला पद डेफिनेशन पूछी जाए जिसमें पहला पद गिनती बताता हो, उसको कौन सा समास कहते हैं, नीचे ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए। पहला पद हमेशा गिनती बताएगा, संख्या बताएगा, चौपाई, तिराहा, तिरंगा, ठीक है, हमेशा पहला पद गिनती बताएगा। क्लियर दोनों, यानी जैसे मैं आगे करवाती हूँ आज थोड़ा सा हटके, उससे ट्विस्टेड है थोड़ा सा, ओके। उसके बाद मैं दो ले रही हूं, इसके बाद हम लेते हैं तीसरा, कर्मधारय और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि बेटे, सबसे पहले तो हमें इतने साल हो गए समास करते हुए, इतने साल मतलब कम से कम 2 साल तो आपने किया ही है, 8वीं में और अब 10वीं में कर रहे हैं, 9th बीच में से छोड़ देती हूँ मैं, है ना। 2 साल हो गए, स्पेलिंग तो 6 शब्दों के हम याद कर सकते हैं, उनमें तो गलती नहीं होनी चाहिए हमारी, है ना। बहुव्रीहि कर्मधारय। अब कर्मधारय समास क्या है, जिसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य हमेशा मैं करवाती ही ऐसे हूं, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। अब देखो, अगर आपको ऑप्शंस में दिया जाए एक विशेष्य है दूसरा विशेषण है, तो गलत हो जाएगा। पहले विशेषण होगा फिर विशेष्य होगा, बात समझ रहे हो ना। विशेष्य मीन्स नाउन वर्ड, विशेषण मीन्स उसकी, है ना। जैसे महात्मा वर्ड है, अब इसमें महान पहले है, आत्मा पीछे है, महात्मा, महान आत्मा, ओके। महान पहले है, आत्मा पीछे है, यानी नाउन वर्ड पीछे है, विशेषण आगे है, ठीक है। जिसमें विशेषण और विशेष्य हो। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे भी पूछी जा सकती है, जिस विशेष्य का पहला पद विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा जाए कर्मधारय समास में पहले विशेष्य और फिर विशेषण होता है, नो,
ध्यान रखना है, पहले विशेषण फिर विशेष्य होता है। ये है कर्मधारय समास। ठीक है, क्रोधाग्नि इसमें आता है, रूपी वाले सारे वर्ड इसमें आते हैं, रूपी वाले सारे इसमें आते हैं, ध्यान रखिएगा, रूपी वाले सारे शब्द इसमें आते हैं। जैसे क्रोधाग्नि, ठीक है, अग्नि रूपी क्रोध, क्रोधाग्नि। ओके, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल रूपी नयन, रूपी शब्द इसमें आ जाता है। ठीक है, अब बहुव्रीहि क्या ध्यान रखेंगे, इसके दोनों जो पद है ना वो किसी की और इंडिकेट नहीं करते, कोई तीसरा ही इसका अर्थ निकल आता है। इसके दोनों पद कुछ भी नहीं बताते, कोई तीसरा निकलता है। जैसे दशानन, अब इसमें तो दो पद है, एक दश है एक आनन है, ये तो काउंटिंग में जाना चाहिए, पर हमने तो दशानन कभी देखे ही नहीं। अब ना दस का मतलब है ना आनंद का मतलब है, तीसरा वर्ड रावण किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे इंद्रजीत, दो पद है इंद्र और जीत। अब इंद्र देवता है, जीत जीतना होता है, किसी तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है, रावण का पुत्र। ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, जैसे एक दंत, ना एक का मतलब एक काउंटिंग है, वैसे दांत दांत होता है, इसे तो फिर जाना चाहिए उसमें, इसमें जाना चाहिए द्विगु में, लेकिन नहीं, ना एक की इंपॉर्टेंस है ना दंत की इंपॉर्टेंस है, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, वो है श्री गणेश। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पदों से हटके किसी तीसरे पद का वर्णन हो रहा। ठीक है, ओके। इसके बाद रह गए हमारे दो और, तत्पुरुष और अव्ययी। तत्पुरुष स्पेलिंग फिर मैं यही कहूंगी, आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, वहां वैसे ऑप्शन में आने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ना, पर फिर भी है ना, क्योंकि वहां जो ऑप्शंस में है ना, वहां स्पेलिंग गलत के साथ भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन दोनों सेम है, आपका आंसर तत्पुरुष समास आना है, लेकिन एक तरफ लिख दिया तत्पुरुष परश, जो मैंने आपको दी थी, असाइनमेंट दी थी, और एक तरफ लिख दिया तत्पुरुष, तो आपको वहां भी गड़बड़ होगी। तत्पुरुष और लास्ट है अव्ययी, अव्ययी भाव। अब तत्पुरुष का जब भी हम समास का विग्रह करेंगे, बीच में कारक के चिन्ह आएंगे, का, के लिए, जो पंजाबी में आपको तंग करता है, ये वो वाला है तत्पुरुष समास। जैसे जन आंदोलन, जन का आंदोलन, जन का आंदोलन। ठीक है, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, भय आतुर, भय से आतुर, भय से डरा हुआ, परेशान हुआ। ठीक है, इस तरह के शब्द होंगे। अब अव्ययी भाव में क्या होगा, दोनों पदों में से पहला पद प्रधान होगा। जैसे मैंने भर पेट खाना खाया, पेट है और भर है, पेट तो आपके पास भी, आपके पास भी, आपके पास भी, मेरे पास है, पर मेरा भरा हुआ है, भर पेट, भर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसमें ज्यादातर यथा वाले होते हैं, यथामति, मति के अनुसार, यथाज्ञा, आज्ञा के अनुसार। ठीक है, यथा वाले सारे, आ वाले सारे, आ जन्म, आ सेतु, आ मरण, ठीक है, आ जीवन, जीवन भर, या फिर रिपीटेड वर्ड्स जो मरने तक, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, रातों रात, एक ही रात में, रात ही रात में। ठीक है, या रिपीटेड वर्ड्स जैसे नगर नगर, पुनरुक्ति अलंकार वाले, शहर शहर, क्षण क्षण, पल पल, ये सारे किस में जाएंगे, अव्ययी भाव समास में। डेफिनेशन याद रखिएगा, जिसमें दो पदों में से पहला पद इंपॉर्टेंस लिए हुए हो, पहला पद प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, ये था सारा समास के बारे में। ठीक है, अभी 10 मिनट हैं हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं वाक्य। आती होती है ये चीजें, आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं उन सबको ये सारा आता है, फिर भी कुछ ना कुछ नया जो है हमें सीखने को मिल ही जाता है। आज मैंने ज्यादा जोर दिया, वो दिया आपकी डेफिनेशंस पे, कि डेफिनेशंस अगर आ जाएं तो फिर हमें क्या करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक्य। अब वाक्य बेटे कई तरह से बनते हैं, अर्थ के आधार पे भी वाक्य बनते हैं, बी एड अर्थ के आधार पे वाक्य बनते हैं, और कई तरीके हैं वाक्य बनाने के।
लेकिन हमारे जो हैं वाक्य वो सिर्फ रचना के आधार पे वाक्य हैं, रचना फॉर्मेशन के आधार पे वाक्य हैं हमारे सिर्फ, ठीक है। और रचना मतलब इनकी बनावट कैसी हुई है उसके आधार पे तीन भेद हैं वाक्य के। पहला है सरल, दूसरा है मिश्र और तीसरा है संयुक्त। अब इसकी भी बनावट देखो, इन सब वाक्यों में तकरीबन दो वाक्य होंगे, तकरीबन 99%। फिर मैं कहूंगी मैं बाहर नहीं जा सकता, ये भी तो साधारण सरल वाक्य है, वैसे ये साधारण होना चाहिए पर सरल में भी आ सकता है। मैं बाहर नहीं जा सकता साधारण में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बाहर जाकर पानी पीऊंगा ये भी साधारण है। मैंने आपको क्या कहा, ज्यादातर दो वाक्य ही होंगे, मैं बाहर जाऊंगा मैं पानी पीऊंगा, मिला के मैं बाहर जाकर पानी पीऊंगा सरल। सरल जाकर एक क्रिया मैंने पूर्वकालिक क्रिया कर दी, बाहर जाकर पानी पीऊंगा, जाकर हो गया, ठीक है, सरल हो गया। मिश्र में क्या होता है, जब मैं बाहर जाऊंगा तब मैं पानी पीऊंगा, ज्यों ही मैं बाहर जाऊंगा त्यों ही पानी पीऊंगा, ठीक है। हमने दो शब्दों को कभी हाथ नहीं लगाना, वो है क्योंकि वैसे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तो ऑप्शन में आना है। इन शब्दों को हाथ नहीं लगाना, वी विल नॉट टच दीज वर्ड्स, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये मिश्र में भी होते हैं, ये संयुक्त में भी होते हैं, बहुत गहराई में जाकर इनको समझना होगा तब क्लियर होता है, ठीक है। ज्यों त्यों, जब तब, जो सो, जो हम सर्वनाम में करते हैं, ज्वाइनिंग होते हैं ना जो, वो सारे इसमें होते हैं। जितना उतना ये सारे इसमें आएंगे, मिश्र में आएंगे, ठीक है। एक बात और, मिश्र में की वाले सारे शब्द मिश्र में होते हैं, जिसके सेंटर में की से जुड़ा हुआ हो। गीता में कहा है, अध्यापक ने कहा है कि हिंदी ध्यान से पढ़ो, की को छोटी की ज्वाइनिंग वर्ड होता है ना, ये वाले सारे मिश्र में आते हैं, ये याद रखना है। अब आ गए हम संयुक्त। अच्छा हाँ, मिश्र की और डेफिनेशन अगर आ जाए तो इसमें एक एक जो वाक्य है दूसरे पे आश्रित होता है, आश्रित होता है। जैसे मैंने अभी क्या कहा, जब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा तब पानी पीऊंगा। अब ये वाक्य है, आपको पता है ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब इसमें दो वाक्य हैं, एक ये है एक ये है। अंदाजा लगाओ, सपोज करो, कल्पना करो आपसे पूछा जाए, वैसे नहीं पूछा जाएगा पर अगर पूछा जाए आपसे, इसमें से आश्रित वाक्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है? वन इज द मेन सेंटेंस एंड वन इज द डिपेंडेंट सेंटेंस। इसमें से आश्रित कौन सा है, प्रधान कौन सा है? अचानक अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे उसका दिमाग लगाएंगे? दिमाग में बता चुकी हूँ वैसे, आपको ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ये, कि आप कैसे उसका अनुमान लगाएंगे कि कौन सा आश्रित है कौन सा प्रधान है। हम इस वाक्य को सरल में कन्वर्ट करेंगे पहले अपने दिमाग में। मैं बाहर जाकर पानी पीऊंगा, दो क्रियाएं थी, एक जाऊंगा एक पीऊंगा, कौन सी चेंज नहीं हुई? वो प्रधान है, मैं चेंज नहीं हूंगा, ठीक है ना, मैं प्रधान हूं। दूसरी आश्रित हो गई, इस बात को ध्यान में रखना। अचानक अगर पूछ लिया जाए आश्रित वाक्य कौन सा है, इन दोनों में से आश्रित वाक्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है, तो हमें वहां कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मजेदार चीज है ये, इंटरेस्ट की चीज है, बोरिंग चीज नहीं है आपको, ठीक है। और पूछा हमेशा आश्रित प्रधान मिश्र में ही जाएगा, क्योंकि संयुक्त में दोनों वाक्य बराबर इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं, है ना। सरल में तो एक पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ये भी पूछा जा सकता है कौन से वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। सरल में ध्यान रखना है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पहले हो चुकी एक क्रिया। मिश्र में एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे पे आश्रित, ठीक है। वर्ड मैंने यूज किए आश्रित और प्रधान, ओके। मिश्र का ही होगा वो हमेशा, कभी भी किसी और का नहीं होगा। अब संयुक्त वाक्य की तरफ बढ़ते हैं हम। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य एक जैसा महत्व लिए हुए होते हैं। जैसे मैं बाहर जाऊंगा, मैंने जब काट दिया,
तब काट दिया और पानी पीऊंगा। मैं बाहर जाऊंगा अपने आप में एक वाक्य है, पानी पीऊंगा एक वाक्य है, दो और के साथ जोड़ दिया। ठीक है, दोनों वाक्य एक जैसी इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं। मैं बाहर जाऊंगा और पानी पीऊंगा, और यहाँ के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ इसमें किंतु परंतु होता है। किंतु परंतु वाक्य में हमेशा सेकंड वाला वाक्य नेगेटिव हो जाता है। हाँ, किंतु परंतु हमेशा संयुक्त में आता है, उसका आधा वाक्य हमेशा नेगेटिव हो जाता है। मैंने उसे कहा पर वह नहीं माना। ठीक है, परंतु वह नहीं माना। ओके, इसका आधा वाक्य नेगेटिव हो जाता है। किंतु परंतु होता होगा तो आधा नेगेटिव हो जाएगा, वो संयुक्त में है। बात समझ में आ गई? होपफुली सभी को समझ में आ गई। हाँ, तो मैं यहीं पे धन्यवाद के साथ आपका लेक्चर बंद कर रही हूँ।